आईपीएल रिटेंशंस के माहौल के बीच हमारे जीजी साहब ने भी मास्टर प्लान निकाला था कि दक्षिण अफ्रीका से एक सीरीज रख लेते हैं। अगर इस बौने की टीम ने हमें हरा भी दिया तो कौन ही देखेगा, किसको क्या ही फर्क पड़ेगा। भाई सबने देख लिया और सबको फर्क पड़ रहा है। और भाई किसी को कैसे फर्क ना पड़े, क्योंकि लास्ट 6 टेस्ट मुकाबले अगर आप घर पर देखोगे तो उसमें से अब हम 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं। और तुम्हें अगर लग रहा है कि ये तो छोटी सी बात है, हार गए तो हार गए, मैं आपको बता दूं कि भारत के लिए कितनी बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप 2015 से 2022 के बीच देखोगे, जब हमारे विराट कोहली का एरा होता था, हमने इस पूरे 7 साल में सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस घर पर हारे थे। और इधर हम पिछले 6 मुकाबलों में ही उस 7 साल के रिकॉर्ड का ऑलमोस्ट डबल हार चुके हैं। और जिस तरीके से खेल रहे हैं ना भाई, मुझे ये ग्राफ ऊपर जाता ही नजर आ रहा है। देखो मैं सच कहूं तो 15 साल के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत अपनी सरजमी पर टेस्ट मैच हारा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, स्पेशली कंसीडरिंग कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल एरा के पिछले पास्ट रिकॉर्ड्स कितने खराब चल रहे हैं घर पर। एक तरीके से हमारी फोर्ट्रेस ब्रीच हो रही है और इस पर मुझे बहुत भारी मात्रा में कमेंट करना चाहिए और बहुत कुछ आप लोगों से कहना चाहिए था, पर मैं ठहरा सच्चा आदमी। मैं तुम्हें सच सच बता दूं कि ये टेस्ट मैच मैंने देखा ही नहीं है, और जब देखा नहीं है तो ज्यादा कुछ कमेंट करना मेरा बनता नहीं है। मैं रिटेंशंस में बिजी था तो मैंने सिर्फ हाईलाइट्स ही देखी हैं, लेकिन उतना ही सिर्फ देखकर मैं ये बात समझ गया कि आखिर ये टेस्ट मैच हमारी टीम कहां हारी। नहीं और बोलो बुमराह भाई WTC विनिंग कैप्टन को बौना, अब वो भी हमसे कह रहा है हाँ भाई लाडले क्या उखाड़ लिया 6 फीट हाइट लेके। भाई मैंने तो मजाक किया था, मजाक करने वालों की मैं गांड फाड़ देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया से पूछ लेना। खैर बात करें अगर इस टेस्ट मैच के हाइलाइट्स को लेकर, तो जो सबसे ज्यादा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है वो 2 पॉइंट्स रहे हैं, जिसमें पहला था ईडन गार्डन की पिच और दूसरी थी हमारी प्लेइंग 11। पिच की बात करें तो जिस तरीके से कोलकाता की पिच सर्व की गई है और जिस तरीके से KKR का कोलकाता के साथ वो कनेक्शन रहा है कि क्यूरेटर को लेकर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सीज होती रही हैं, शायद हम पहले शुरू में ये सोच रहे थे कि इस तरीके की पिच हमारी टीम इंडिया तो कतई नहीं मांग सकती। डेफिनेटली यहाँ पर क्यूरेटर ने कुछ खेल खेला है, वो पानी नहीं डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की पिच मिली है और भारत के लिए चीजें मुश्किल हुई। हालांकि दोस्तों आफ्टर द मैच गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और उन्होंने क्लियरली क्लैरिफाई किया कि दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पिच दैट वी वांटेड। और उन्होंने ये भी कहा कि 124 मुझे तो लगता है कि चेजेबल था, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि पिच कैसी थी, अगर आप बल्लेबाजी ही इतनी गंदी करोगे तो ज्यादा कोई चांस बचता नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, जब जीजी ने ये बोला कि इसी तरीके की पिच हमें चाहिए थी, तो मैं और ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि मुझे ये लगा कि शायद हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ वो जो 3-0 का क्लीन स्वीप सहा था, उससे हमने कोई लर्निंग नहीं ली है। सेम इसी तरीके की कंडीशंस जहां पर सामने वाले आकर हमारे ही अगेंस्ट हमारे ही ऊपर डोमिनेट कर जाए, हमने वही चीज ऑफर की थी वहां पर और कोई लर्निंग यहां भी नहीं ली। आते हैं साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स, हम अपने ज्यादा स्पिनर्स खिलाते हैं क्योंकि हम यही सोचते हैं कि स्पिन फ्रेंडली सर्फेस हम बना रहे हैं, पर एक्चुअली में हमारे स्पिनर्स तो हर कंडीशन में विकेट लेते हैं, पर जो साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स हैं उनके लिए तो ये एकदम सुटेबल कंडीशन आपने दे दी और फिर उन्होंने आपको डोमिनेट किया। एंड देन इस सब का वर्स्ट पार्ट ये था कि आप टॉस हार गए। सेम वही कहानी जो आपके साथ न्यूजीलैंड में हुई थी, टॉस हार रहे थे, आप बाद में चेस करने जा रहे थे। 4th इनिंग इट इज नॉट एन ईजी थिंग, स्पेशली जिस तरीके की गंदी सर्फेसेस आप बनवाते हैं। वही सेम कहानी इस मैच में भी हुई। ऑलरेडी सरफेस में डे 1 से स्पिन है, जिस तरीके की पिच आप चाहते हैं कि आप डोमिनेट करें इंडियन कंडीशंस में, और फिर जब आप 4th इनिंग में बल्लेबाजी करने चले जाते हैं तो जो टॉस का फैक्टर है जिसको आप नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, एक्चुअली में जब वो लास्ट में आपको बल्लेबाजी करनी पड़ती है तो वो फिर आपके लिए डोमिनेटिंग एंड डिटरमाइनिंग फैक्टर बन जाता है। वही ईडन गार्डन में हुआ। इनफैक्ट अगर ईडन गार्डन की बात करेंगे तो यहाँ पर आंकड़े हमारे थोड़े खराब ही रहते हैं। इनफैक्ट ये हमारी 10वीं डिफीट थी इंडिया की ईडन गार्डन में अक्रॉस 43 टेस्ट, जो कि हमारे लिए ऑल अक्रॉस द इंडिया इससे ज्यादा डिफीट हमने किसी एक पार्टिकुलर ग्राउंड पर नहीं देखी है। और इन्हीं कंडीशंस में आकर साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों ने किस तरीके से अडॉप्ट किया और उनके स्पिनर्स ने किस तरीके से डोमिनेट किया, ये आंकड़ा बताता है कि 124 का टारगेट सेकंड लोएस्ट सक्सेसफुली टारगेट था जो कि डिफेंड हुआ है इंडियन सॉइल पर किसी भी टीम से। और जो इसके पहले हमने 107 रन डिफेंड किए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एट वानखेड़े इन 2004, वो इंडिया ने ही किया था। तो मतलब किसी बाहरी टीम का ये सबसे बेहतर आंकड़ा है डिफेंड करने का इन इंडियन सॉइल, जो एक्चुअली में साउथ अफ्रीका ने दर्ज किया। एंड विच टेल्स यू द एंटायर स्टोरी कि किस तरीके से सामने वाली टीम ने आकर आपकी ही कंडीशंस में, आपके ही खोदे हुए कहते हैं ना कि गड्ढे में आपको ही गिरा दिया। और रही बात आपके प्लेइंग 11 को लेकर, तो जैसा हमने बहुत समय से देखा है जीजी एरा में कि भाई इनका जो ऑलराउंडर से ऑब्सेशन है वो हमेशा आपको नजर आता है। और हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि T20s में ये चीजें चलती हैं, पर टेस्ट क्रिकेट में आपको प्योर बल्लेबाज, प्योर गेंदबाजों की जरूरत होती है। पर ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है, उनकी अपनी फिलॉसफी, अपनी थिंकिंग है, उसी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और एक स्टेज पर तो शायद हम ये मानते भी हैं कि चलो ठीक है आप उसे इंप्लीमेंट करो, पर जब वो चीजें रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होंगी तो फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। साई सुदर्शन को आपने ड्रॉप किया, मैं समझता हूं कि हो सकता है आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, भले से फिर पिछली पारी उनकी अच्छी रही होगी, पर आप ये सोच रहे होगे कि आप और बेटर ऑप्शंस ढूंढ सकते हो, या फिर स्पिन के अगेंस्ट अगर वो थोड़े से वल्नरेबल हैं तो आप और ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो। बट दैट थ्योरी अगेन जब वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाती, जब वॉशिंगटन सुंदर को आप मौका देते हो और वो चीज़ें निकल कर सामने नहीं आती,
देन आपसे सवाल किए जाएंगे कि क्या इतने ऑलराउंडर्स की आपको नीड थी, और अगर आप ये खिलाड़ी खिला भी रहे थे तो क्या इनके अंदर वो स्पिन खेलने की क्षमता है या फिर नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में एक भारतीय टीम के अगेंस्ट जो सबसे बड़ा टैग लगा है वो इसी सवाल का है कि क्या भारतीय टीम के अंदर अब इन कैपेबिलिटी आ चुकी है अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन खेलने की। और इस बात का जवाब है एब्सोल्युटली यस, और इनफैक्ट आंकड़े इस बात को प्रूव करते हैं। क्योंकि अगर आप 2014 से 2018 के पीरियड के बीच देखेंगे तो इंडिया की जो बैटिंग एवरेज थी स्पिन के अगेंस्ट वो 40.7 की थी इंडिया के बाहर, वो अब इस वक्त बढ़कर 45.5 की हो गई है, यानी कि इंप्रूवमेंट देखने को मिला। लेकिन वहीं पर अगर आप घर की बात करेंगे तो हमारे जो नंबर्स हैं वो 45.6 से ड्रॉप होकर 39.3 हो चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि आपके बल्लेबाज स्पिन इनइफेक्टिवली खेल रहे हैं, थोड़ा सा उनकी क्वालिटी में डाउनग्रेड आया है। अब आप कहोगे कि ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली सर्फेस हम बना रहे हैं शायद इसलिए ये आंकड़े हैं, लेकिन इसमें सबसे यूनिक बात यह है कि जो दूसरी टीमें आकर आपके यहाँ खेल रही हैं वो और भी ज़्यादा इंप्रोवाइज्ड होकर आके खेल रही हैं, और वो अपने आप को बेटर इक्विप्ड रख रही हैं और आपके एज टू एज ही स्पिन को खेल रहे हैं। तो एक्चुअली में आपकी स्पिन खेलने की क्वालिटी तो घटी, पर सामने वाली टीमें उसी लेवल पर खेल रही हैं, तो अंत परंत ये आपके लिए डिसएडवांटेज है। और इस मैच में भी यही हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से साइमन हार्मर और महाराजा ने कमाल की गेंदबाजी की है और डोमिनेट किया इस पूरे टेस्ट मैच को। एक फॉरेन स्पिनर्स होने के नाते भी हमारे पास जब ज़्यादा स्पिनर्स थे, हम ज़्यादा ऑलराउंडर्स खिला भी रहे थे, फिर भी वो टीम ज़्यादा डोमिनेट कर जाती है, स्पेशली ऑब्वियसली विद द सपोर्ट ऑफ मार्को एंसन, जिनका बहुत बड़ा साइड रोल रहा। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी विकेट चटकाई साउथ अफ्रीका के लिए, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पर साइमन हार्मर बनते हैं इस टीम के हीरो, और उनकी भी अपनी एक इंक्रेडिबल स्टोरी है। 2015 में आए थे टीम के साथ, फिर उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, उनको खुद रियलाइज हुआ कि यार मैं सक्षम ही नहीं हूँ इस स्टेज के लिए, और फिर उन्होंने कहा कि मुझे और काम करना है। फिर वो एसेक्स के लिए, वो मतलब काउंटी क्रिकेट, वो इंग्लैंड में जाकर बहुत इंप्रूवमेंट की, मुंबई में आकर उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली और उन्होंने बहुत सारी विकेट्स जाकर वहाँ चटकाई। फिर उसके बाद उन्हें मौका मिलता है 2022 कोविड के आसपास एरा में, और 2025 में जाकर इतने सालों की मेहनत के बाद फाइनली साइमन हार्मर को वो रिकॉग्निशन मिलती है। तो उसके लिए उनकी भी अपनी एक जर्नी है, उनकी भी अपनी एक कहानी है जिसको अप्रिशिएट करना बनता है। पर एट द सेम टाइम जो सवाल है वो हमारे बल्लेबाजों पर उठता है कि क्या आपके अंदर अब वो स्पिन खेलने की क्षमता नहीं, और अगर आपको ये दिख रहा है कि क्षमता नहीं है तो क्या आपको इस तरीके की पिचेस फिर बनानी चाहिए भी या फिर नहीं। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इससे किसी भी बल्लेबाज को कोई कॉन्फिडेंस आपकी टीम को मिल रहा होगा। इनफैक्ट आपकी टीम और भी ज्यादा खुद को डाउट ही कर रही होगी, स्पेशली जिस यंग टीम की आप बात कर रहे हैं कि यंग टीम आपस में जुड़ती है तो आप चाहते हैं कि आप उनको बेस्ट प्लेटफॉर्म दे अपने आप को जाकर एक्सप्रेस करने का, ना कि ऐसी सिचुएशन दे दे जहां पर उन्हें खुद फील हो कि बैटिंग तो शायद पॉसिबल हो ही नहीं सकती। अब उसके लिए वही बात है कि वो क्वालिटी चाहिए होती है जो टेम्बा बबुम्बा ने दिखाया। हाँ, वही बौने की बात कर रहा हूँ जिसका हम सब ने मजाक बनाया, पर उस बंदे ने दिखाया कि भाई किस टेम्परामेंट के साथ, किस क्वालिटी शॉट्स के साथ आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग है। उस बंदे ने सेकंड इनिंग्स में जो पारी खेली है ना भाई, उस पारी ने लिटरली मैच डिफाइन किया है। मुझे तो लगता है कि मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे जाकर साउथ अफ्रीका के कप्तान ने ही दी है। पर हाँ, हार्मर साहब ने भी कुछ बहुत बेहतरीन किया था तो उसके लिए प्लेयर ऑफ द मैच उन्हें मिला। बट वही बात है ना कि एक समय हुआ करता था जब हमारे खिलाड़ी ये कहते थे कि शाम तक खेलेंगे और इनकी फट जाएगी। अब ये हमारे साथ हो रहा है। सुबह जब टेम्बा साहब खेलने आए थे तो हमें लग रहा था कि हम ये टेस्ट मैच आसानी से जीत जाएंगे, शाम होते होते 1-0 से साउथ अफ्रीका सीरीज में आगे निकल गई। अब वही बात है कि अगर आप एक्सक्यूज देना चाहते हो तो आप ये भी सोच सकते हो कि भाई हमारे लिए गिल अवेलेबल नहीं था, अगर वो होता तो शायद हम ये टारगेट डेफिनेटली चेस कर जाते। पर वही बात है कि फिर अब बाकी बचे हुए 10 खिलाड़ी क्या झक मरा रहे थे। और उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि अक्षर पटेल जब लास्ट में वो हिटिंग करने गए तो समझ में आया ना कि हिट करके यहाँ पर जीता जा सकता है, क्योंकि कंडीशन डिफेंस करके बल्लेबाजी करने के लिए थोड़ी सी टफ क्रिएट हो रही है और बहुत ही ज़्यादा टफ है। टारगेट भी उतना ज़्यादा नहीं है, अगर 2-4 बड़ी हिट आ गई तो हम जीत जाएंगे। तो वो चीज़ करने के लिए, वो अटैक करने के लिए आखिर आप इतना लेट इंतजार क्यों किए? शायद थोड़े पहले भी हमारे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज टारगेट कर सकते थे साउथ अफ्रीकन स्पिनर्स को, और शायद कहानी कुछ और होती, क्योंकि आप ही कहते हो कि हम डोमिनेटिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं। पर रियलिटी ये थी कि इस छोटे से चेज में भी हमारे जो बल्लेबाज थे वो पूरी तरीके से डिफेंसिव अप्रोच और शेल में चले गए थे। एक्चुअली पे हमारी टीम बैकफुट पर आ गई थी, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। कुल मिलाकर कंक्लूजन तो यही है कि भाई बहुत से सवालों के साथ ये मैच आपको छोड़ जाता है, और वो सवाल कंटिन्यूअसली अब रिपीट हो रहे हैं, और उसका जवाबदेही गौतम गंभीर को, शुभमन गिल को, मैनेजमेंट को देनी पड़ेगी कि आखिर आपकी अप्रोच क्या है, आपकी थिंकिंग क्या है, आप किस तरीके की पिचेस बना रहे हो, किस तरीके की 11 पिक कर रहे हो, आखिर आपकी सोच क्या है। उस पर क्लैरिटी और उस पर रिजल्ट, दोनों चीजें हमारी जनता डिजर्व करती है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्यों भारत ये टेस्ट मैच हार गया, और क्या थी सबसे बड़ी मिस्टेक, और क्या हमें आगे चलकर करेक्ट करना चाहिए गुवाहाटी में? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको इस तरीके के एनालिसिस पसंद आते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से क्रेजी एनालिसिस, फिर चाहे वो इंडियन क्रिकेट के हों, IPL के हों, सब कुछ आपको बैक टू बैक मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने इसी प्यारे से चैनल पर। तो सपोर्ट दिखा दीजिए। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।